नमस्कार। हिंदी फिल्म का एक गाना है, जाते थे जापान पहुंच गए चीन। समझ गए ना? आप समझ गए होंगे, मैं तो नहीं समझा। दुनिया में बहुत से लोग नहीं समझे हैं। आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो समझे हैं वो सही समझ है या नहीं। दो खबरें, एक खबर है बिजनेस या फाइनेंस कहें या विश्व व्यापार की दृष्टि से कहें, अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार समझौता हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का कोई अखबार नहीं कह रहा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर आजकल दुनिया ने भरोसा करना बंद कर दिया है। ये बात सही हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। जो खबर आ रही है उसके हिसाब से चीनी सामान पर अमेरिका 55% जो है कर लगाएगा और चीन अमेरिकी सामान पर 10%। अब ट्रंप ने खुद ही कहा है कि ये समझौता तो हो गया है, लेकिन इस पर आखिरी मोहर मैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगाएंगे। उनकी मोहर के बाद, उनकी मंजूरी के बाद ये सार्वजनिक किया जाएगा। तो अगर समझौता हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है, एक राहत की बात है कि जो है वो जो ट्रंप टैरिफ वॉर चल रही थी उसमें ठहराव आया है और वो स्थिरता आई है। कम से कम रोज़ रोज़ का जो ये अनसर्टेनिटी थी उसके ख़त्म होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि इसको अंतिम सत्य मत मानिए। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं जनवरी 2025 से, तब से लेकर अब तक वो कितनी बातें कह चुके हैं। जब वो चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका दावा था कि वो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो है वो एक दिन में 24 घंटे में बंद करा सकते हैं, फिर कहा एक हफ्ते में बंद करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं होगा, जो युद्ध चल रहे हैं बंद करा दूंगा। मेरे पहले कार्यकाल में भी कोई युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका को युद्ध में कोई रुचि नहीं है, लोगों ने मान लिया। लेकिन जब नेता चुनाव के दौरान जो उसकी भाषणबाजी होती है, जो उसका रेटरिक होता है, उसको लेकर सत्ता में आने के बाद चलता रहता है, तब समस्या पैदा होती है। क्योंकि सत्ता में आने के बाद जब वो सत्ता के सूत्र संभालता है, कुर्सी पर बैठता है, तब उसका सामना यथार्थ से होता है। तब उसको इस बात का सही अंदाज़ा होता है कि वो क्या कर सकता है, किस हद तक कर सकता है और कितना करने की उसकी क्षमता है। अगर इसका अंदाज़ा आपको सत्ता में आने के बाद भी न लगे तो आप मान लीजिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इस बात की घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध वो ख़त्म करा देंगे। बातचीत भी कराने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया, बहुत बेइज्जत किया व्हाइट हाउस में। खाना भी नहीं खिलाया, लंच के लिए भी आमंत्रित किया था, लंच कराए बिना उनको वापस भेज दिया। उसके बाद फिर जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, कई बार बात की, एक बार तो 2 घंटे से ज़्यादा तक फ़ोन पर बात। ये सब बातचीत फ़ोन पर हुई। और तीसरे देश में, इन दोनों देशों के बीच में जो है वो युद्ध विराम पर बातचीत होती रही और इस बीच हमले भी होते रहे। यूक्रेन ने सबसे घातक हमला पिछले 2.5 साल का रूस पर किया, जब ड्रोन के जरिए, ट्रक में छिपाकर ड्रोन ले गए, उसके जरिए हमला किया और बहुत बड़ा नुकसान किया रूस का, उसकी रक्षा सेनाओं का, ख़ासतौर से एयर बेसिस का। और उसके बाद अब इंतज़ार हो रहा है कि रूस इसका जवाब कब देगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध डोनाल्ड ट्रंप की ताकत या उनकी क्षमता, उसको रुकवाने की उनकी क्षमता के बाहर है। वो कुछ नहीं कर सकते। ये अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें दिखाई दे रहा है। और मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था, पाकिस्तान की बात करते हुए, कि डोनाल्ड ट्रंप पर आप ध्यान दीजिए। उनका सारा ध्यान, उनकी पूरी नज़र सिर्फ दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर है। यानी जो खनिज संपदा है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जिसका उपयोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में होना है, उस पर है। और चीन से भी समझौते की जो अनौपचारिक घोषणा हुई है उसमें भी है कि चीन इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स भी देगा और मैग्नेट भी देगा अमेरिका को। अब ये सवाल है कि ये समझौता हुआ है कि नहीं, ये तो मालूम नहीं है पक्के तौर पर, केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात है। चीन की ओर से ऐसा कोई बयान आया नहीं। लेकिन दूसरी खबर जो है वो कंफर्म खबर है, और वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, उसको रोकने को लेकर, उस पर प्रतिबंध या उसको सीमित करने को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई। अमेरिका को यहाँ भी बहुत, और ट्रंप को घमंड था कि वो ईरान को जो है धमका सकते हैं और रोक सकते हैं, रोक नहीं पाए। ईरान इस बात पर तुला हुआ है कि वो परमाणु हथियार संपन्न देश बनेगा। उसने कहा कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं रोकेगा। आपको मालूम है परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट करना पड़ता है, उसी से परमाणु हथियार बनते हैं। इस बीच में रूस आया। रूस ने कहा कि वो ईरान में, संख्या स्पष्ट नहीं है, कई एटॉमिक रिएक्टर लगाने को तैयार है, ईरान से सहयोग करने को तैयार है। ये मेरा मानना है कि अमेरिका के लिए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी ओर इज़राइल बार बार जो है अमेरिका पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमको छूट दीजिए, हम ईरान के जितने परमाणु संयंत्र हैं उनको बम से उड़ा सकते हैं। अमेरिका इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो ये युद्ध जो है वो रुकने वाला नहीं है। ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध आने वाले समय में होने ही वाला है, क्योंकि इज़राइल किसी भी हालत में ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि उससे एक गलती हुई पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनने दिया, वो ईरान को नहीं बनने देगा। किसी इस्लामी देश के पास परमाणु हथियार हो ये इज़राइल नहीं चाहता। उसको लगता है कि ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, वो दरअसल उनका सबसे बड़ा घमंड, गुरूर ये है कि वो दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर हैं, हर चीज़ को डील से सुलझा सकते हैं। और लगातार जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से ये साबित हो रहा है कि डील मेकर तो वो नहीं ही हैं। अभी तक कनाडा से डील नहीं हो पाई है कोई, अभी तक यूरोप से कोई डील नहीं हो पाई है। केवल इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हुई है। भारत से ट्रेड डील पर अभी बातचीत चल ही रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कुछ ही महीने में कि वो दुनिया में जब भारत पाकिस्तान की बात आएगी तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जो मुल्ला आसिम मुनीर है, जो उनका फील्ड मार्शल बन गया है युद्ध हारने के बाद, उसके स्वागत की तैयारी हो रही है अमेरिका में। तो अमेरिका के इस समय दो स्टूज हैं साउथ एशिया में, एक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में और दूसरा आसिम मुनीर पाकिस्तान में। इन दोनों का इस्तेमाल क्या है, ये थोड़ा आश्चर्य की बात है, और लेकिन सच्चाई भी है कि ये दोनों, अमेरिका और चीन दोनों के लिए उपयोगी हैं, और दोनों का एक ही उपयोग है, भारत के खिलाफ, भारत की प्रगति को रोकना, भारत की शक्ति को रोकना, भारत के आर्थिक विकास को रोकना, भारत की सैन्य शक्ति को चुनौती देते रहना और भारत को हमेशा उलझाए रखना। ये चीन खुले तौर पर चाहता है, अमेरिका अभी दबे छिपे तौर पर चाहता था, अब खुलकर सामने आ गया है। जिस तरह से अमेरिका ने पहले जो है एप्पल कंपनी के मालिक से कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा, मीडिया के सामने कहा कि भारत में अपनी फैक्ट्री मत लगाओ, वहाँ प्रोडक्शन मत करो, मना कर दिया, 25% टैरिफ लगा दिया, तब भी नहीं माने, तब भी जो है फैक्ट्री लगने जा रही है। और अमेरिका में अगले 1-2 साल में अमेरिका में जितने भी एप्पल फ़ोन बिकेंगे वो 100% भारत में बने हुए होंगे, ये असेंबल किए हुए होंगे। तो टैरिफ लगाने के बावजूद ट्रंप रोक नहीं पाए। ये उनकी डील मेकिंग की क्षमता है, बताती है। दूसरा, पूरी दुनिया को सुधारने आए थे, युद्ध नहीं होगा, जहाँ चल रहा है बंद करा दूंगा, सबसे डील करूंगा, और कहा कि ये जो टैरिफ वॉर की जो मैं घोषणाएं कर रहा हूँ ये दरअसल जो है डील मेकिंग के लिए है, नेगोशिएटिंग टेबल पर बुलाने के लिए है। और हालत ये है कि कैलिफोर्निया में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ के गवर्नर गेविन न्यूसम जो डेमोक्रेट हैं, ट्रंप के घोर विरोधी हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। किस लिए प्रदर्शन हो रहे हैं? कि जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं उनको ट्रंप की सरकार निकालने की कोशिश कर रही है, उनकी पहचान, उनकी धरपकड़ का अभियान चल रहा है।
और कैलिफोर्निया के गवर्नर इसका विरोध कर रहे हैं। याद रखिए, गेविन न्यूसम जो हैं वो 2028 में डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसलिए भी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ट्रंप और गेविन। और उससे बड़ी बात, ट्रंप की नाराज़गी का और जो बड़ा कारण है वो ये कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कैलिफोर्निया में गेविन ने घोषणा कर दी थी कि वोट देने वाला जो भी व्यक्ति वोट देने जा रहा है उससे अगर आईडी मांगी गई तो जो आईडी मांगेगा सरकारी अधिकारी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी आपको वोट देने के लिए अपनी आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, आप लीगल माइग्रेंट हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं, वोट दीजिए। तो भारत में जिस तरह से घुसपैठिए जो है कैप्टिव वोटर हैं कुछ पार्टियों के, उसी तरह से उनको कैप्टिव वोटर बनाने की कोशिश क्या बना ही लिया है। कैलिफोर्निया का 1/3 आबादी उनकी जो है वो माइग्रेंट्स की है। ट्रंप का कहना है कि कैलिफोर्निया पूरी तरह से माइग्रेंट्स के कब्जे में चला गया है और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो है गेविन न्यूसम को जो है गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो वहाँ आगजनी हो रही है, लूट हो रही है, कर्फ्यू लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ही देश के एक राज्य के गवर्नर से डील नहीं कर पा रहे हैं और पूरी दुनिया के डील मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने अभी शुरुआत की है, उन्होंने भारत के खिलाफ जो है एक तरह से बिना घोषणा के अघोषित युद्ध की कहें कि घोषणा कर दी है। उनके सारे कदम जो हैं पिछले कुछ दिनों के आप देखिए तो लगातार भारत विरोधी हैं। एक बार भी इस बात के लिए आलोचना नहीं की पाकिस्तान की कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया। यूएन की 2 कमेटियों में, एक तो तालिबान में टेररिज्म के खिलाफ काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी है उसमें वाइस चेयरमैन बनवा दिया। और अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, वो आईसिस के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद कर रहा है, तो हमारा पार्टनर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि डेमोक्रेसी की बात उनका सिर्फ एक नाटक, एक फार्स था। उनका डेमोक्रेसी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनको अपना जो एजेंडा है वो पूरा करना है और उनके एजेंडे में बड़े साफ तौर पर है कि भारत को बढ़ने से रोकना है। कैसे रोकना है? सीधे रोकना है, व्यापारिक समझौतों के जरिए रोकना है दबाव डालकर, सैन्य समझौतों के जरिए रोकना है, या फिर जो भारत विरोधी देश हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको ताकत देकर रोकना है। लेकिन भारत को रोकना है। ये बात मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और मेरी सलाह की ज़रूरत भी नहीं है सरकार को या किसी पार्टी को, किसी नेता को। उनको भी मालूम होगा कि क्या कर रहा है अमेरिका और उसका उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाया, मैं फिर कह रहा हूँ, वो ये अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया को बताया कि हम किसी के भरोसे नहीं हैं। भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी सैंक्शंस लगे थे रूस पर, इसके बावजूद रूस से तेल खरीदा। उसी दौरान S-400 का सौदा किया। भारत रुका नहीं। अच्छी तरह से मालूम था कि ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है, फिर भी भारत ने ऐसा किया। अब भारत के लिए फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक जो है इरिटेंट है, ये दूसरी ताकतों की कठपुतली है। हमारे सामने असली चुनौती अगर सीमा की बात करें तो चीन है, वैश्विक व्यवस्था में कहें तो अमेरिका है। बाकी दुनिया तमाशा देख रही है और दुनिया उसी का साथ देती है जिसके पास ताकत हो या जो भविष्य में ताकतवर बनने की क्षमता रखता हो। इसीलिए भारत के विरोध में बोलते हुए आप किसी को नहीं सुनेंगे, चीन, अमेरिका और तुर्की के अलावा। अजरबैजान को भी जोड़ लीजिए इसमें। लेकिन भारत को मालूम है कि इनको भी, चाहे तुर्की हो चाहे अजरबैजान हो, कैसे जवाब देना है। लेकिन आगे की चुनौती हमारी बहुत बड़ी है।
चुनौती इसलिए नहीं बढ़ी है कि अमेरिका विरोध में है, चीन विरोध में है, पाकिस्तान तो दुश्मन ही है, चीन भी दुश्मन ही है। चुनौती बड़ी है देश के अंदर के दुश्मनों से। देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं, जो भारत के दुश्मनों का साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं, चुनौती वो है। क्योंकि आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते अगर आप अपने घर को नहीं ठीक कर सकते। तो जब तक घर के अंदर आंतरिक सुरक्षा का जो माहौल है उसको ठीक नहीं किया जाएगा, और उसको ठीक करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें राजनीतिक दल ही नहीं है सामने चुनौती के रूप में। इसमें देश का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग भी है, इसमें देश की नौकरशाही भी है, और इसमें देश की न्यायपालिका का भी एक बड़ा हिस्सा है। इन सब के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मोर्चा खोलते हैं तो उनका साथ देने के लिए भारत में कितने लोग तैयार हैं। इसी से तय होगा कि वो मोर्चा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।